सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है एवरीवन? मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? ओके। जैसे सीमा आपने पूछा कि वैश्वीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर आप क्या समझते हैं, या फिर वैश्वीकरण क्या होता है, इन सब का मतलब एक ही है। कहने का मतलब यह है कि मैं पूछूं कि वैश्वीकरण से आपका क्या मतलब है, वैश्वीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। ये पांचों तरीके से पूछने का मतलब बस एक ही है। कहने का मतलब ये ए है, और यहाँ पे बोल सकते हो कि 5 तरीके से रास्ते हैं जाने के। ये हमारा मंजिल है भाई, यही मंजिल पे जाना है। 5 रास्ते हुए हो भाई जाने के, लेकिन मंजिल टारगेट एक ही है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का आपका क्या तात्पर्य है, वैश्वीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। ये इन सब का जो मतलब है ना, सभी का मतलब है कि वैश्वीकरण के बारे में पूछ रहा है। जैसे मान लो कि मैंने पूछा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि सीमा आपका क्या नाम है। जैसे कि मैंने पूछा आपका क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम। इस तरीके से मैंने पूछा, मतलब तो एक ही, चाहे इंग्लिश में पूछो चाहे हिंदी में पूछो। तो वही है कि अगर पूछता है आपके एग्जाम में वैश्वीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, तो यानी कि वैश्वीकरण के बारे में बताना है, यानी कि डेफिनेशन बताना है। अब वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है या फिर मतलब है, या फिर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इन सब का मतलब जो सीमा है ना, कहने का मतलब ये है कि डेफिनेशन ही पूछ रहा है। क्लियर है सीमा? हाँ, तो अब हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं तथा इसके आयामों की चर्चा कीजिए। तो वैश्वीकरण यानी कि अब आ जाते हैं हमारी परिभाषा की बात कर लेते हैं। वेट अ मिनट। परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारे परिभाषा की बात कर लेते हैं, तो ये इसमें आपका देखने को मिलता है कि जैसे आप श्वेता कह रहे हो कि आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हो परिभाषा। ठीक है श्वेता, आप दीजिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का जो देखने को मिलता है परिभाषा, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर यानी कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश दूसरे देश के साथ, या फिर सभी अंतरराष्ट्रीय देश एक दूसरे के देश के साथ जुड़कर अपना विकास करने लगे, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक, चाहे सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के माध्यम से वो एक साथ जुड़ने लगे और अपने आप में विकसित होने लगे, वो आपका वैश्वीकरण कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वैश्वीकरण यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर ये आपका जो देश होते हैं एक स्थान पर एकत्रित, यानी कि इट मींस कि अपना विकास करने का जो केंद्र, इनका फोकस पॉइंट बन जाता है। अब जैसे कि वैश्वीकरण में ये देखने को मिलता है कि सभी देश एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर भी हो जाते हैं, तथा ये देखने को मिलता है कि एक दूसरे देश के साथ आगे चलने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के नीड को, जरूरत को पूरा करते हैं। अब जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ तो बोल सकते हो कि दुश्मनी है, लेकिन फिर भी बोला जाता है व्यापार के दृष्टि में भाई पाकिस्तान से भी बेहतर अच्छा माना जाता है, उनका संबंध हमारा आज भी बेहतर माना जाता है। किस मुद्दे पे? व्यापार के रूप में। तो वैश्वीकरण ये भी कहलाता है। अब जैसे एक बच्चे ने बोला था कि वैश्वीकरण का जो दूसरा नाम है वो आपका कहला विश्व व्यापारीकरण। विश्व व्यापारीकरण, देखो विश्व व्यापारीकरण का मतलब वो, जैसे कि आपने क्या बोला, विश्व व्यापारीकरण, लेकिन ये डेट इज अ रॉन्ग पॉइंट। इसका जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण यानी कि इट मींस ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये आपका डेट इज अ करेक्ट पॉइंट, नॉट एट ऑल कि ये आपका रॉन्ग पॉइंट है, ये आपका करेक्ट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने किसी स्टूडेंट ने बोला था कि अभी विश्व व्यापारीकरण, वेरी गुड, अच्छी पॉइंट है, लेकिन इसका सेकंड नेम नहीं होगा। वैश्वीकरण का मात्र व्यापार से संबंधित नहीं होता, व्यापार से संबंधित नहीं होता भाई। हम दूसरे देश के साथ जुड़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि भाई हम व्यापार के माध्यम से ही जुड़े, ऐसा तो नहीं है। अब भारत है, रूस के साथ अपना व्यापार, मतलब बोल सकते हो कि व्यापार करता है, हथियारों का व्यापार कर रहा है, चाहे वो निर्यात कर रहा है चाहे खरीद रहा है। लेकिन ये बताओ कि मात्र बस व्यापार के माध्यम से ही उसके साथ जुड़ रहा है, या फिर किसी के देश के साथ भारत जुड़ रहा है?
तो ये क्या है कि अगर जब आप विश्व व्यापारीकरण जोड़ोगे ना, तो उसमें आपका ये करेक्ट पॉइंट नहीं होगा। इट मीन्स ये आपका रॉन्ग पॉइंट होगा। अब वैश्वीकरण का मतलब क्या है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तथा आप बोल सकते हो शांति व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जब सभी देश, विश्व के सभी देश एक साथ आगे बढ़ने लगे या फिर अपना विकास करने लगे, तब जाके वैश्वीकरण की स्थिति कहलाती है। तो इसमें क्या भाई, आर्थिक भी आ गया, राजनीतिक भी आ गया, सांस्कृतिक भी आ गया, इतने सारे मुद्दे आ गए। तो अब बताओ विश्व व्यापारीकरण कैसे कह सकते हो कि वैश्वीकरण, मतलब जो सेकंड नेम है विश्व व्यापारीकरण होगा? नहीं होगा ना। अब पॉइंट में डालोगे, मैंने क्या बोला था कि करेक्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है। इट मीन्स की सेकंड नेम नहीं है, ये पॉइंट में इसे डालोगे कि वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापारीकरण की व्यवस्था आगे बढ़ पाई भाई। वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापारीकरण की व्यवस्था आगे बढ़ पाई। नॉट एट ऑल की ये आपका वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के अंदर ये आता है, ना कि वैश्वीकरण ये कहलाता है। ठीक है। वैश्वीकरण के बढ़ने के कारण ये आपका ये भी पॉइंट आगे बढ़ता है। ठीक है। अब ये है कि अब मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा था कि यहाँ पे भूमंडलीकरण कैसे आता है। भूमंडली का मतलब होता है ना, देखो भू, भू जमा में मंडली, यानी कि मंडल, और जमा में करण, ये आपका पॉइंट है, ये इसका मतलब है पूरा। भूमंडल यानी कि भू, यानी कि पूरा संसार, भू यानी कि जैसे भूगोल होता है, यानी कि पूरा संसार गोल है। तो वही है कि भू का मतलब है कि पूरा संसार। मंडल देखो, यानी कि भू का मतलब जमीन और मंडल का मतलब है पूरा संसार, यानी कि पूरे विश्व का जमीन जो है एक साथ, यानी कि पूरे विश्व का जमीन क्या मतलब देश है। कॉमन सी बात है, देश है। वो देश एक साथ जब आगे बढ़ने लगे, तब आपका वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि भाई वैश्वीकरण का नाम क्या है? दूसरा भूमंडलीकरण। और क्यों देखा जाता है उसका मैंने संधि विच्छेद कर दिया। एवरीवन गॉट इट? ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है, पूर्णतः हमें ये देखने को मिला है कि 1970 से लेके 1980 का जो दौर रहा है ना, यानी कि 1970 से लेके 1980 तक जो दौर रहा है वैश्वीकरण, इसमें ना बखूबी रूप में बिल्कुल ही बहुत तेजी से आगे बढ़ पाया है। जैसे कि मान लो कि आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारे एक फोन की बैटरी होती है, जब वो 5% 10% रह जाती है तो धीरे धीरे मतलब खत्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इन बोल सकते हो इन्वेस्ट होता है, वो बैटरी इन्वेस्ट होता है। और आपका देखा जाता है कि 100 से 90 के बीच बैटरी बहुत जल्दी खत्म होता है। तो ये देखने को मिला है कि जो वैश्वीकरण की जो फुर्ती है ना, फुर्ती यानी कि तेजी आने की जो दौर है, वो आपका 1970 से लेकर 1980 का दौर माना जाता है। जिसके बीच वैश्वीकरण की उत्पत्ति है ना, या फिर वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है पूरे विश्व पर, ये आपका दौर माना जाता है। इसका एक कारण है। ठीक है। इस दौरान आपका क्या देखा जा रहा था भाई? शीत युद्ध, युद्ध। अब ये युद्ध के कारण क्या था ना, दो महाशक्तियों के टकराव से, यानी कि दो महाशक्तियां टकरा रही थी, उनके टकराव से क्या हुआ कि सभी देशों, जो छोटे छोटे देश थे, वो जो टुकड़े टुकड़े जो छोटे मोटे देश थे, उनके बीच एक डर की भावना उत्पन्न हो चुकी थी कि दो महाशक्तियों के बीच हो रहा था जो विवाद है ना, उसके कारण क्या है, तृतीय विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो रही थी। अब इसके कारण है ना, सभी देश है ना अपने विकास को करने में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगे। इसी कारण वैश्वीकरण की जो स्थिति है 1970 और 1980 के समय में बहुत ही बखूबी रूप में आगे बढ़ा है। दैट्स क्लियर, एवरीवन गॉट इट? अब उसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि ये जो समय काल रहता है, जिसके कारण वैश्वीकरण की स्थिति है ना, अब एक और जब समय काल आता है वैश्वीकरण की स्थिति में, एक नया परिवर्तन आता है 1991, जो कि आपका सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है पूर्णतः आपका अमेरिका के साथ साथ आगे बढ़ने लगता है। अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा के रूप में वैश्वीकरण बखूबी रूप में तेजी लाता है। जिसके तहत हमें ये देखने को मिला कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यानी कि सोवियत संघ टूट के बिखर चुका था 1991 में, उस तहत आपका देखा जाता है कि एक पूंजीवाद का जो विचारधारा था
पूरे वर्चस्व स्तर पर देखने को मिला था, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर देखने को मिला था। और पूंजीवाद के कारण जो वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बखूबी रूप में हमें देखने को मिल रहा था। वैश्वीकरण का मतलब हमारा आर्थिक विकास तथा हमारा सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ हम दूसरे देशों के साथ जुड़कर आगे चल रहे थे। तो पूंजीवाद की क्या थी भाई, आर्थिक मजबूती लाने में सक्षम थी। ठीक है, आर्थिक विकास करने में सक्षम थी। तो आर्थिक विकास कब जब देशों का हो रहा था तो पूंजीवाद की तरफ रुझाव हो रहा था, और पूंजीवाद के रुझाव के कारण वैश्वीकरण का जो स्थिति है 1991 में बखूबी रूप में तेजी लाया। ठीक है, दो काल मैंने बता दिया, दो टाइम पीरियड बता दिया जो कि आपका वैश्वीकरण देखने को मिलता है। अब इसके तहत इससे पहले की भी बात कर लेते हैं, जो वैश्वीकरण की स्थिति है इससे पहले की भी जो स्थिति बात कर लेते हैं। हमारा प्रथम विश्व युद्ध जो माना जाता है जब समाप्त हुआ, और जो इसका देखा जाता है कि 19 1929 आपका जब आर्थिक मंदी आई थी, यानी कि जब पूरी देश में यानी कि पूरे विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी, मैंने ये क्वेश्चन बता भी दिया कि कल आपने बताया था मंदी, ये क्वेश्चन मैंने द्वितीय व्यवस्था में बताया था ना कि द्वितीय विश्व युद्ध की व्यवस्था क्या थी, आर्थिक मंदी। तो देखो आर्थिक मंदी होने के कारण धीरे धीरे ये आपका जो समय काल रहता है ना, इसमें आर्थिक मंदी हुआ, और 1935 के आसपास यानी कि 1935 के आसपास जो है वैश्वीकरण की व्यवस्था में धीरे धीरे तेजी आना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये तेजी तब तक बरकरार रहा, ये तेजी तब तक बरकरार रहा जब तक हमें ये देखने को मिला कि आपका जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि आपका देखा जाता है कि पर्टिकुलर आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो कि आपका पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दो महाशक्तियों का उदय होता है, एक तरफ आपका साम्यवाद, दूसरी तरफ आपका पूंजीवाद। पूंजीवाद जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था अपनी पूंजीवादी विचारधारा को लेकर, सोवियत संघ आपका साम्यवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा था, तो पूंजीवाद की विचारधारा ने वैश्वीकरण को एक नया दौर लाया। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, हर चीजें प्राइवेट हो रही थी। प्राइवेट होने के कारण आर्थिक जो व्यवस्था थी वो मजबूती आ रही थी। भाई अर्थव्यवस्था मजबूत होने की कगार पर पूंजीवाद को बखूबी रूप में माना जाता है। देखो साम्यवाद विचारधारा है ना, वो आर्थिक मजबूती में देरी लाता है, लेकिन जो पूंजीवाद विचारधारा है ना वो आर्थिक मजबूती में स्ट्रॉन्गनेस लाता है, जल्दी, यानी कि कम टाइम में बूस्ट अप करता है वो। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि आर्थिक मंदी क्या थी और आर्थिक व्यवस्था क्या थी। तो ये आपका जो समय काल रहता है जिसमें हमारा वैश्वीकरण का जो टाइम पीरियड रहता है, तीन मैंने टाइम पीरियड बता दिए। आपका देखा जाता है एक 35, दूसरा आपका 45 1945, और तीसरा आपका देखा जाता है 1970 से लेके 1980 तक, जो ये अवधि रहता है टाइम पीरियड। और उसके बाद 1991, ये तीन टाइम में यानी कि चार टाइम पीरियड में आपका वैश्वीकरण की जो दौर है, एग्जाम में ये चार्ट जरूर आप लोग प्रिपेयर करना कि वैश्वीकरण में जो तेजी है इस तरीके से एरो बना के और इसे संबोधित करते हुए वैश्वीकरण में तेजी, ये आपके टाइम पीरियड में आता है। अगर इसे कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो वो एक्सप्लेन कर सकता है कि किन किन कारणों से वैश्वीकरण में तेजी आया था। ठीक है, तो ये आपका वैश्वीकरण की जो डेफिनेशन है या फिर परिभाषा है जो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी। आई होप कि सभी स्टूडेंट को टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। दिस पॉइंट। देखिए, आपका मैंने बस ये डेफिनेशन बोला था। 1929 में जो आर्थिक मंदी हुई थी ना, तो इसमें क्या है, आर्थिक मंदी क्यों हुई थी भाई? आपका प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब युद्ध की स्थिति हुई थी, इतना घमासान 4 साल तक चला जो युद्ध था। अब उसमें भाई हथियारों का भी नुकसान हुआ, सैनिकों की जान मान की हानियां हुई, मतलब अलग अलग जो बमबारी हुआ, मतलब बोल सकते हो कि फैक्ट्रीज वगैरह, उद्योग वगैरह उस समय कहाँ पे ध्यान दे पाया। अब मान लो कि भाई आप लोगों की लड़ाई हो रही, अब कोरोना टाइम ही देख लो, लड़ाई की भावना थी भाई, एक बोल सकते हो कि हमने एक डिजीज के साथ फाइट किया, एक बीमारी के साथ, एक बोल सकते हो कि घातक जो बीमारी है उसके साथ फाइट किया। अब कोरोना टाइम में 2 साल में किसकी भाई विकसित व्यवस्था हुई? कोई अपना आर्थिक विकास कर पाया? नहीं कर पाया है ना, सब बेरोजगार हो गए।
तो ठीक उसी प्रकार से 4 साल में जो घमासान युद्ध चल रहा था, तो जिसके कारण सभी देश की जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी ना, वो टूट के बिखर चुकी थी। तो ये यहाँ पर आते आते ना आर्थिक मंदी हो गई थी। ठीक है, आर्थिक मंदी यानी कि आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ना बहुत ही कमजोरी आ गई थी, यानी कि वीकनेस हो गया था। तब उसके बाद आपका देखा जाता है धीरे धीरे आपका 1935 के आसपास वैश्वीकरण की स्थिति है ना धीरे धीरे बूस्टअप होती है, यानी कि बोल सकते हो कि वैश्वीकरण का जो सोच है ना यहाँ पर पनपता है। ठीक है, पनपता यानी कि आप बीज वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण का मुद्दा ही यही होता है कि अपनी व्यवस्था के साथ साथ दूसरे देशों के साथ शांति बनाते हुए अपना विकास करना, यानी कि अपनों के साथ साथ जुड़ के चलना, ये वैश्वीकरण की अवधारणा है या फिर बोल सकते हो अवधारणा है। ठीक है, तो ये हमारा परिभाषा अब कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे यानी कि आयामों पर। आयाम की बात कर लेते हैं। हाँ जी। बस इनका मतलब यही है कि वैश्वीकरण का जो मुद्दा है ना, अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों के साथ जुड़ना। ठीक है, जो ताकि हमारा भी और दूसरे देश का भी विकास हो सके। ठीक है, वो आपका वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद आयाम, हमारा जो टॉपिक था हमारा क्या था, आयाम। आयाम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ आयाम है जो कि आपके पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि जिस पर आपके वैश्वीकरण की स्थिति या फिर वैश्वीकरण की व्यवस्था टिकी हुई है। एवरीवन गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया सबकी, सबको पॉइंट। अब बेटा आप ऐसे इंग्लिश बोलोगे ना मेरे को शर्म आएगी, ठीक है। आर्थिक आयाम, आर्थिक है आयाम, जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारी आर्थिक आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक व्यवस्था को मध्य में ध्यान में रखते हुए जब एक देश दूसरे देश के साथ, वैश्वीकरण के पॉइंट बिल्कुल, यानी कि वैश्वीकरण किन किन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वैश्वीकरण का विस्तार विस्तार होता है। तो यानी कि आर्थिक के कारण आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी वैश्वीकरण की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, क्लियर है। आयाम का मतलब क्या है, इट मीन्स कि आर्थिक व्यवस्था भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है आयाम, तो भाई आर्थिक आयाम ही लिखोगे। क्लियर है। तो उस स्थिति में हमें ये देखने को मिलता है कि जब एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए वो एक साथ दोनों एक दूसरे के औद्योगिक व्यवस्था में जुड़ते हैं, और उसे ही हमारा आर्थिक आयाम के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं यहाँ पर उद्योग लगाना, उद्योग स्थापित करना, फैक्ट्रीज लगाना, कंपनियां स्थापित करना, और तथा इसमें देखने को मिलता है कि व्यापारिक व्यवस्था को भी यहाँ पे आर्थिक आयाम की भूमिका में देखा जाता है। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है यहाँ पे क्या होती है, मजबूत होती है, मजबूत होता है, यानी कि मजबूतीकरण होता है, यानी हमारे अर्थव्यवस्था का क्या होता है, मजबूतीकरण होता है। ये आपका आर्थिक आयाम कहलाता है। जो कि आर्थिक आयाम की व्यवस्था जो समय काल रहता है, जो उसकी अवधि यानी कि टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, तो हमारा 1970 से लेके 1980 के बीच हमारा आर्थिक आयाम बखूबी रूप में आगे बढ़ता है। तो ये आपका पॉइंट है जिसमें हमारा आर्थिक आयाम की विकास होती है या फिर उत्पत्ति बखूबी 1970 से लेकर 1980 के बीच आर्थिक आयाम की स्थिति की उत्पत्ति बखूबी रूप में बहुत तेजी से होती है। ठीक है, तो ये आपका आर्थिक आयाम का टाइम पीरियड है, यानी कि 1970 से लेकर 1980 के दौरान। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारी राजनीति व्यवस्था शामिल है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम एक देश दूसरे देशों के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हैं, जो कि हमारी राजनीति व्यवस्था से संबंधित होता है, जो हमारे सरकार तथा हमारे देश को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कि आपका देखा जाता है कि राजनीति आयाम की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका जो टाइम पीरियड रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा
देखने को मिलता है कि अगर भारत की बात कर लेते हैं आर्थिक आयाम के साथ वैश्वीकरण का बढ़ोतरी देखने को मिलता है, तो वो हमारा आ जाता है कि सर्वप्रथम 2014 के आसपास जो इसकी उत्पत्ति है ना बखूबी रूप से बहुत तेजी आई। यानी कि मोदी जी के आने के बाद विश्व में राजनीति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने दूसरे देशों के साथ जुड़ना आपका देखा जाता है कि 2014 से ही देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा तेजी किस टाइम पीरियड में आया, 2014 के बाद से राजनीतिक आयाम की व्यवस्था बखूबी रूप में हमें देखने को मिलती है। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि आपके एग्जाम्पल के थ्रू हमें बता भी सकते हैं कि हम जब आपके मोदी जी आपके प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बनकर आए, तो उन्होंने अलग अलग देशों के साथ बोल सकते हो कि संधि की या फिर बोल सकते हो मतलब दस्तावेज के रूप में हस्ताक्षर किए, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। और उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग देशों के भ्रमण किए, भ्रमण यानी कि घूमने गए या फिर बोल सकते हो कि उनके साथ मित्रता की, तो राजनीतिक आयाम की जो उत्पत्ति है ना 2014 में बखूबी रूप में मानी जाती है। यहाँ तक एवरीवन सभी को क्लियर है। देखो राजनीतिक आयाम यानी कि राजनीतिक आयाम के अंतर्गत देखने को मिलता है कि जब हम एक देश दूसरे देश के साथ राजनीतिक व्यवस्था तथा शांति को लेकर या फिर मतलब बोल सकते हो कि या फिर किसी भी बिल को पास करने के लिए, जैसे कि पूरे विश्व में शांति को बरकरार रखने के लिए भाई सभी देशों का गुट बनाया गया है, चाहे आपका सार्क बनाया गया है, चाहे आपका बोल सकते हो एशियान बनाया गया है, जो आपका यूनेस्को बनाया गया है। ये जितने भी संगठन है क्यों बनाया गया भाई, एक दूसरे के साथ जुड़कर अपना विकास करना और राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जब हम एक देश के साथ राजनीति करते हैं जिसमें हमारी राजनीति बस चुनाव नहीं होता, राजनीति राजनीति का मतलब होता है कि जब हम किसी राजनीति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ताकि दोनों देशों का विकास क्या हो सके, पॉलिटिकल एंगल में हो सके, वो हमारी राजनीति व्यवस्था या फिर राजनीतिक आयाम के रूप में वैश्वीकरण की स्थिति देखी जाती है। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि भारत की बात की जाए तो 2014 के बाद से राजनीति को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बहुत मात्रा में यानी कि बड़ी मात्रा में उन्होंने दूसरे देशों के साथ जुड़ने का प्रयास किया। आपने सुना भी होगा कि 2014 के बाद जब मोदी जी बनकर आए थे 2016 तक उन्होंने अलग अलग देशों के भ्रमण किए थे। आपने सुना भी होगा बहुत से लोगों के साथ मुंह पे उनको बोला जाता था कि हाँ ये तो आया है बस घूमने फिरने के लिए। अब ये बताओ कि 2014 के बाद से हमारी राजनीति व्यवस्था में जो भारत में जो परिवर्तन आया है, क्या वो पहले भी था इतना विकसित? नहीं था ना। तो वैश्वीकरण की स्थिति में राजनीतिक आयामों के रूप की बात की जाए तो 2014 में आपका देखा जाता है कि राजनीति व्यवस्था पे मोदी जी ने बखूबी रूप में भारत को एक विकसित तथा वैश्वीकरण की दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके बाद हमारा आ जाता है सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक आयाम ये आपका थर्ड पॉइंट है। सांस्कृतिक आयाम की बात कर लेते हैं तो जिसमें हमारा ये देखने को मिलता है कि आज पूरे विश्व स्तर पर हमारी संस्कृति का कदर करते हुए दूसरे देश की संस्कृति को अपनाते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश के समीप आ रहा है, दूसरे देश के करीब आ रहा है। लाइक दैट जैसे आज हमारा सनातन जो धर्म है आज पूरे एशिया के देश में जैसे आपका मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सभी क्षेत्रों में क्या है बखूबी रूप में भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जिसके कारण क्या है भाई वैश्वीकरण की स्थिति आ रही है। ठीक है, संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए भी अलग अलग देश भारत के करीब आ रहा है, तो भाई वो वैश्वीकरण की स्थिति में आ रहा है। क्लियर है? एवरीवन गॉट इट? जिस जिसके देखते हैं आपका जो मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, या फिर आपका देखा जाता है कि संस्कृति की बात की जाए तो हमारी संस्कृति को बेहतरीन व्यवस्था में अलग अलग देश के यात्री या फिर बोल सकते हो पर्यटक जो है यानी कि टूरिस्ट जो है वो हमारे देश में हमारी संस्कृति को समझने तथा स्टडी करने के लिए हमारे देश से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जिसके कारण अगर जुड़ने का प्रयास करें तो वैश्वीकरण की उत्पत्ति होती है।
और ये जो आपका जो टाइम पीरियड है ना, वो आपका देखा जाता है कि 2000 के आसपास बखूबी रूप में सांस्कृतिक आयाम और इसके बाद की भी बात कर लेते हैं, यानी कि इससे भी आधुनिक काल की बात कर लेते हैं। तो हमारी संस्कृति की जो उत्पत्ति है, देखा जाता है कि 2018 के आसपास से भारत की संस्कृति को अपनाने का प्रयास बहुत मात्रा में किया जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण हमारी वैश्विक स्तर की दो दौर है, यानी कि वैश्विक स्तर के दौर में हम भारत को आज देख पा रहे हैं। एवरीवन क्लियर है? देखो, ये तो आपने बोल दिया कि जैसे कि आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था को अपनाते हैं, तो सांस्कृतिक व्यवस्था को अपनाते हैं तो भाई अपनाने के कारण हम उनके साथ और वो हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मोमडम है, डोंट माइंड कि मैंने ऐसा बोला। अब मान लो कि मैं हिंदू हूँ और मैं मोमडम कल्चर को अपना लिया, तो भाई जुड़ गए, हम दोनों साथ हो गए, जिसके कारण वैश्वीकरण की दौर आ गई। क्लियर है एवरीवन? भाषा का आदान प्रदान, देखो ऐसे देखोगे तो फिर आपके हर एक टॉपिक पे आपका वैश्वीकरण की स्थिति पैदा होगी। हमारे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण आयामों की चर्चा करनी है, नॉट एट ऑल की हमारा बोल सकते हो कि कुछ भी। ठीक है, भू व्यवस्थात्मक आयाम, भूव्यवस्थात्मक आयाम, भूव्यवस्थात्मक आयाम की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत आज पूरा विश्व एक साथ जो अपने अपने भूमि को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अपने अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा है भाई, वो दूसरे देशों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि हम अपनी यानी कि जो अपनी जमीन है, अपनी जो हमारी भू व्यवस्थात्मक व्यवस्था है या आयाम है, मान लीजिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर की मांग करता है, कश्मीर की बोल सकते हो कि अपनी अधिकार जमाने का प्रयास करता है, तो हम भाई वो हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर दो पक्ष पाए जाते हैं, एक पक्ष में आपका देखा जाता है शांति और दूसरे पक्ष में देखा जाता है अशांति। तो इसमें आपकी जो भू व्यवस्थात्मक आयाम है, इसमें पर्टिकुलर हम यही चर्चा करेंगे कि जो पूरा विश्व के जो देश है ना, वो अपने भूमि को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उसकी संरक्षण संरक्षण यानी कि उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों के साथ जुड़ के अपनी शक्तियों का विकास कर रहा है, वो आपका भू व्यवस्थात्मक आयाम कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम अपने रूस के साथ संबंध बना रखे हैं। ठीक है भाई, रूस के साथ संबंध हम क्यों बना रखे हैं भाई? एक तो हमारा क्या है, वेपन्स उससे हम खरीदते हैं, तथा अगर हमें किसी प्रकार का मुसीबत आए तो वो हमारे भू व्यवस्थात्मक की व्यवस्था के माध्यम को ध्यान में रखते हुए हमारा सपोर्ट करें। तो ये जिसके कारण हमारा वैश्वीकरण की स्थिति पैदा होती है। क्लियर हो गया सभी को? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है पर्यावरणीय आयाम। पर्यावरणीय आयाम, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर्यावरणीय आयाम, ये बहुत बार कभी 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर के आंसर में पूछ देता है कि पर्यावरणीय आयाम से आपका क्या तात्पर्य है, जो वैश्वीकरण की और स्थिति में बढ़ावा देता है। तो इसमें आपको यही आंसर लिखना है कि पर्यावरणीय आयाम से हमारा तात्पर्य यह है कि जब हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यानी कि पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए, जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ के एक सम्मेलन बनाए, जैसे कि आपका देखा गया कि 1992 से लेके 1993 के बीच रियो डी सम्मेलन, रियो डी जो कि आपका जनेवा क्षेत्र में, यानी कि जनेवा क्षेत्र है देखा जाता है, उसका जो जनेवा क्षेत्र का नाम ही है, तो वो सम्मेलन रियो डी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और वो सम्मेलन क्यों हुआ था? सतत विकास पर फोकस करने के लिए। सतत विकास का मतलब क्या है कि हम अपना विकास करें और अपने विकास के साथ साथ ये भी बात ना इस बात का भी ध्यान करें कि हमारा पर्यावरण है उस पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव या फिर
उसे हानि ना पहुंचे, वो आपका सतत विकास था। तो जो ये सम्मेलन किया गया था, जिसमें ये देखने को मिला कि बहुत से देश इसमें शामिल हुआ, और शामिल होने के कारण क्या है, पर्यावरणीय आयाम के ध्यान पर्यावरणीय आयाम को मद्देनजर होते हुए वैश्वीकरण की उत्पत्ति हुई। क्लियर है। अब जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है, दूसरे देशों के साथ जुड़ना है और उसके साथ आगे चलना और अपना विकास करना। तब यह है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सभी देश क्या किया भाई, पर्यावरण को संरक्षित तथा सुरक्षित रखने के लिए, तथा स्वच्छ रखने के लिए, उसको साफ रखने के लिए, उस पर किसी प्रकार का हानि ना हो, तो एक संगठन बुलाया गया। उस संगठन में सभी देशों ने अपने आप में शामिल किया और भाई जुड़े, और उन पर आज भी कहीं ना कहीं जो फैसले होते हैं वैश्वीकरण के रूप में आपका देखा जाता है, पर्यावरणीय आयाम है, महत्वपूर्ण माना जाता है। अब उसके बाद आपका आपका आ जाता है अगला पॉइंट, शांति आयाम। शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था, या फिर आप बोल सकते हो कि आतंकवादी समाप्ति व्यवस्था आयाम भी, या फिर आतंकवाद की समाप्ति हेतु वैश्वीकरण। ये भी आप लिख के अगला पॉइंट भी लिख लीजिए। आतंक आतंकवाद आतंकवादी आतंकवादी व्यवस्था समाप्ति। ये आप पॉइंट लिख लीजिए, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो बुक में है ना, ये मत चला करो कि बुक के आपके लैंग्वेज ही है। देखो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स जो बुक में दिए गए हैं वो लिखवाया है। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए लिखवा दिया कि अगर वो भी अगर याद ना रहे तो ये पॉइंट भी अगर याद रहे तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो। अब देखो ये आपका हमारा अगला, आतंकवादी व्यवस्था समाप्ति हेतु वैश्वीकरण, यहाँ पे वैश्वीकरण लिख लीजिए। हाँ, इस तरीके से भी बोल सकते हो, इसमें अलग भी कर सकते हो या फिर एक ही में लिख सकते हो, जो आपको मन की मर्जी है। मैंने बस आपको बता दिया पॉइंट्स, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। आतंकवादी व्यवस्था समाप्ति हेतु वैश्वीकरण, और उससे ऊपर है आपका शांति व्यवस्था आयाम। शांति व्यवस्था आयाम से हमारा तात्पर्य यह है कि जब एक देश दूसरे देश की शांति को बरकरार रखने के लिए हमारा हस्तक्षेप करता है या फिर उसके साथ जुड़ता है, तथा अपना बोल सकते हैं कि अपनी भावनाओं को बेहतर करता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि आज भी हमारे चीन के या फिर पाकिस्तान को, जो हमारा देखा जाता है कि आपका बोल सकते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो देखे जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ताशकंद समझौता किया, कि हस्ताक्षर, यानी कि ताशकंद क्षेत्र में वो गए थे। क्यों गए थे भाई, पाकिस्तान और भारत की जो युद्ध की स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए शांति को बरकरार रखने के लिए भाई वो वैश्वीकरण की उत्पत्ति कर रहे थे। क्या है कि उन्होंने ताशकंद क्षेत्र में जाकर शांति को स्थापित करने के लिए, यानी कि शांति की स्थापना के लिए वो आपके समझौते के रूप में ताशकंद क्षेत्र में गए थे। और ताशकंद क्षेत्र में क्यों गए थे, शांति को ध्यान में रखते हुए। और शांति को ध्यान में रखते हुए ताशकंद समझौता करने गए थे ताशकंद क्षेत्र में। ठीक है, अब उस स्थिति में क्षेत्र में गए थे तो भाई आपका देखा जाता है कि वो दूसरे देश के साथ जुड़े, तो वह आपकी वैश्वीकरण की उत्पत्ति हुई। और रीजन क्या था भाई, शांति व्यवस्था। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, एवरीवन गॉट इट दिस ऑल। ठीक है, उसके बाद हमारा आतंकवाद। अब देखो आतंकवादी व्यवस्था समाप्ति हेतु वैश्वीकरण। देखो अब इसमें हमारा अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आतंकवादी व्यवस्था। यानी कि जिस प्रकार हमें ये देखने को मिलता है कि अमेरिका द्वारा जो आतंकवादी व्यवस्था को बखूबी रूप में सपोर्ट किया जाता है इनडायरेक्टली, या फिर बोल सकते हो कि पर्दे के पीछे के जिस तरीके से जो भी तारे होते हैं, उस तरीके से अमेरिका जिस तरीके से आपका सपोर्ट करता है, जो कि आपका देखा जाता है अफगानिस्तान में आतंकवादी जो व्यवस्था है बखूबी रूप में आगे चलता है। तो उस व्यवस्था को समाप्ति के लिए या फिर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आज पूरा देश एक दूसरे के साथ जुड़कर
हस्ताक्षर कर रखा है या फिर बोल सकते हो कि सिग्नेचर कर रखा है, दस्तावेज के रूप में आज सभी देश एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक मुद्दा ये है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए, पूरे विश्व से आतंकवाद की समाप्ति कर दी जाए। उसके कारण भी दूसरा देश दूसरे देशों के साथ जुड़कर, सभी देशों के साथ जुड़कर अपना एक संगठन का निर्माण कर रखा है, जो कि आपका देखा जाता है कि जो यूएन के रूप में देखने को मिलता है। यूएन क्या है? पूरे विश्व का क्या है? बोल सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो पूरे विश्व का सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निगरानी करता है। तो भाई वो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भी सभी देशों को एक साथ जोड़ रखा है। तो सभी देशों को एक साथ जोड़ रखा है, तो वैश्वीकरण की स्थिति पाई जाती है, और वैश्वीकरण की स्थिति किस तरीके से पाई जाती है? आतंकवाद को समाप्त करने हेतु। क्लियर है एवरीवन? हाँ देखो, इन दोनों को एक में करके लिख सकते हो, लेकिन अब इसमें क्या है, शांति व्यवस्था आयाम के रूप में आप बोल सकते हो कि जब कोई देश दूसरे देश पर किसी प्रकार का बोल सकते हो हमला करता है, या फिर बोल सकते हो कि उस पर चपेट करता है, या फिर हथियार उसके देश को, उसके क्षेत्र को हथियाने का प्रयास करता है, तो उन दोनों देशों के बीच शांति होता है। तो देखा जाए तो वो भी एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंदर ही आता है। लेकिन ये आतंकवाद की जो भावना है, पूरे विश्व के साथ पूरे विश्व के सभी देशों ने इसे खत्म करने के लिए यूएन के रूप में आपका देखा जाता है, यूएन का गठन किया गया है, जिसके तहत आपका बोला जाता है कि आतंकवाद को समाप्ति हेतु यूएन की गठन के रूप में भी यूएन कार्य करता है, जो कि उसके रूप में देखा जाता है कि यूएन के साथ सभी देश जुड़ रखे हैं, तो वो भी आपका वैश्वीकरण का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया एवरीवन? ओके। अब उसके बाद इस टॉपिक का ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इस टॉपिक का आपका लास्ट पॉइंट पॉइंट बोल सकते हो, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू एग्जाम वो आपका होता है सारांश। सारांश की बात कर लेते हैं, यानी कि सारांश, सारांश यानी कि बोला जाता है छोटा सा अंश। ठीक है, वो छोटा सा अंश किसमें लिखना है? जो हमने आंसर लिखा है उसी का छोटा सा अंश लिखना है। तो हम ये लिखेंगे कि वैश्वीकरण का क्या होता है? वैश्वीकरण का जो दूसरा नाम होता है आपका भूमंडलीकरण जाना जाता है। भूमंडलीकरण में जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे, यानी कि विश्व के सभी देश एक साथ जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाए, वो चाहे आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जब एक देश सभी देशों के साथ जुड़कर आगे चलता है और अपना विकास करता है, वो आपका वैश्वीकरण कहलाता है। और वो वैश्वीकरण की उत्पत्ति कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है, जो कि आपका देखा जाता है पर्यावरणीय आयाम, राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, आर्थिक आयाम, इन सभी का ध्यान में रखते हुए वैश्वीकरण की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण आज एक देश, हमारे आधुनिक समय की बात कर लीजिए तो आज एक देश दूसरे देश के साथ जुड़कर अपना विकास करने में सक्षम बन पाया है। दैट्स क्लियर। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके सेकेंड ईयर का पोल साइंस का बुक पीपीएससी 134 का है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं तथा इसके आयामों की चर्चा कीजिए। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।